हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें से क्वेश्चन आंसर तो आते ही हैं, लेकिन हिस्ट्री का जो 2 नंबर का मैप वर्क आएगा वो पूरा इसी चैप्टर में से आएगा। तो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे बहुत ही ध्यान से। ये चैप्टर हमारा कवर करता है क्रूशल पीरियड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद कौन कौन से इंडिया में प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या हुआ, कैसे नेशनलिज्म शुरू हुआ। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर शुरू होता है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर के साथ। जो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था वो इंडिया पर क्यों पड़ा, क्योंकि हमने डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी हम थे। ब्रिटिश कॉलोनी थे मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, इसीलिए हम पर भी इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि हम ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे और एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में अराइज हो गई थी। हमारे बहुत सारे वॉरियर्स गए थे फ्रंट पर लड़ने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ रहा था। क्योंकि जब कोई सोल्जर्स जाते हैं लड़ने के लिए तो उनको बहुत सारा एक्सपेंडिचर उनके ऊपर होता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कराने होते हैं, उनके लिए राशन होता है, उनकी सैलरी देनी होती है। तो किसी भी गवर्नमेंट का जिस समय वॉर चल रही है सारा फोकस वॉर पर होता है, जिसकी वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको टैक्स बढ़ाने पड़े। इंडिया में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स शुरू हो गया। इससे पहले इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था। दूसरा, सोशल इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था, सोशल अनरेस्ट हो रहा था, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट थी वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट थी। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था इंडियन, लेकिन ब्रिटिश आर्मी की वजह से ज़बरदस्ती उसमें इंडियन लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था फोर्सफुली। और साथ ही साथ 1918 से लेकर 1921 के बीच में क्रॉप फेलियर भी हो गया था यहाँ, यानी हमारे देश में जो क्रॉप्स थी वो भी ख़राब हो गई थी। इसके साथ और क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हमारे देश में फैल गया, यानी एक महामारी फैल गई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। इसकी वजह से देश में बिल्कुल अनरेस्ट की स्थिति थी। तभी गांधी जी इंडिया लौटते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह क्या था? साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को एक्सपेरिमेंट किया था और सक्सेसफुल रहे थे। ये एक नॉन वायलेंट मेथड है, तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सत्याग्रह की डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है, तो ये आपको लिखना है अगर डेफिनेशन आती है कि दिस इज़ अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्य के आधार पर एक आग्रह करते थे गांधी जी, जिसमें वो अपोजिट जो भी उनके हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाते थे किसी भी तरह से। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह था जो गांधी जी ने इंडिया में भी शुरू किया। तो ये आपके मैप पॉइंटर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें जो गांधी जी ने इंडिया में शुरू में सत्याग्रह किए वो आपको मैप में भरना होता है। तो पहला मूवमेंट 1917 में उन्होंने किया बिहार के चंपारण ज़िले में, और ये किसके लिए था? ये इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट था, क्योंकि नील को कोई भी उगाना नहीं चाहता था और अंग्रेज़ फोर्सफुली नील की खेती करवाते थे, यानी इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। तो ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ। साथ ही खेड़ा गुजरात में उन्होंने एक और सत्याग्रह किया। ये इनके 3 सत्याग्रह हैं इम्पोर्टेंट। पहला है चंपारण बिहार में, दूसरा है खेड़ा गुजरात में, और तीसरा भी है गुजरात के अहमदाबाद में, जो कि 1918 में हुआ। 2 पहले एक्सपेरिमेंट उनके 1917 यानी 1917 में हुए और एक 1918 में। तो ये तीनों सत्याग्रह मैप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं।
और इसके साथ ही आपको लिखने के लिए भी इसमें आता है। अब हम जानेंगे रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह के बारे में। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उनको एनॉर्मस पावर्स मिल गई थी, बहुत सारी पावर्स दे दी थी, जिसमें कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना ट्रायल के यानी अदालत में केस चलाए बिना 2 साल तक डिटेन कर सकते थे, जेल में रख सकते थे। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी। इससे पहले कोर्ट में प्रेजेंट करना ज़रूरी होता था प्रिजनर्स को विद इन 48 आवर्स, लेकिन रॉलेट एक्ट ने एक अनलिमिटेड पावर उनके हाथ में दे दिया। वो किसी को भी प्रिजन में रख सकते थे, वो भी 2 साल के लिए। किसी को भी वो इल्ज़ाम लगा सकते थे कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे और उनको जेल में रख सकते थे। और साथ ही एक और उन्होंने किया, उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया। आपने सुना भी होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि अप्रैल 13 को 1919 में हुआ। तो ये बैसाखी का दिन था और लोग पीसफुली एक पार्क में, जिसका नाम जलियांवाला बाग था, वहाँ पर अपना बैसाखी का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ ही कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर रहे थे वो लोग। तभी जनरल डायर वहाँ आता है और वहाँ उनको विद इन फ्यू मिनट्स पार्क खाली करने के लिए कहता है, नहीं तो वो फायर करवा देगा। और इतनी जल्दी वो उस जलियांवाला बाग की जो ओपनिंग थी वो सिर्फ एक थी, यानी एक ही गेट था। दूसरे गेट पर खुद जनरल डायर खड़ा हो जाता है और लोग नहीं निकल पाते हैं। इस भाग दौड़ में लोग बचने की कोशिश में वहाँ से भागते हुए जो स्टम्पेड होती है उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बाकी के लोग कुएं में कूद जाते हैं, क्योंकि वो जनरल डायर की गोली से नहीं मरना चाहते थे, क्योंकि जनरल डायर ने ओपन फायर करा दी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए और इसको नाम दिया गया जलियांवाला बाग मैसेकर का। तो ये आपके लिए नोट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मैप पॉइंटर्स के लिए भी। तो आप ध्यान देंगे कि अमृतसर में आपको मार्क करना है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग। अब खिलाफत मूवमेंट आपके चैप्टर में है, ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये था हिंदू और मुस्लिम्स को एक लाने की कोशिश, एक करने की कोशिश, एक मूवमेंट में। गांधी जी की एक कोशिश थी जिसमें वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ आएँ ताकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो सके। तो ऑलरेडी जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो खिलाफत मूवमेंट चला ही रहे थे, जो कि लीडरशिप में था मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों की, क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रहे थे वहाँ के खलीफा को सेव करने के लिए। तो गांधी जी ने कोशिश की कि वो खिलाफत मूवमेंट और इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक कर दें, क्योंकि हमारे भी जो एनिमी थे वो ब्रिटिशर्स थे और मुस्लिम्स के भी एनिमी जो थे वो मुस्लिम्स थे। तो दोनों अगर एक साथ काम करें तो ये बेहतर बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इसीलिए गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली को दोनों को कन्विंस किया और अपने फ्रीडम मूवमेंट में उन्हें भी शामिल कर लिया। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, इसमें लोगों ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट कर दिया, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, फॉरेन क्लोथ्स, इन सब का बॉयकॉट कर दिया, यानी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। और ये टाउन में हुआ कि बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी यानी जॉब छोड़ दी, फॉरेन क्लोथ को जलाया गया। और कंट्री साइड में क्या हुआ कि जो किसान थे, पेजेंट्स थे, उनको बाबा रामचंद्र ने लीड किया और हाई रेंट्स के, जो वो हाई रेंट उन्हें देने होते थे, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया। तो पार्ट 1 में इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो आप
नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो बाकी का हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर हम अभी इतना सारा एक साथ रिवाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये भी बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, इसमें क्या आपकी सजेशंस हैं, क्या आप चेंजेस चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए।